नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 2020 की सीरीज के बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हम क्वेश्चंस से कर रहे हैं जो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो फलन है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कोट पाई जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर 2, इसके हमें अनंत कों पर अवशेष निकालना है। ओके, तो इस टाइप का जो फंक्शन है इसके जितने भी अनंतक मतलब जेड के वे मान जो इस फंक्शन को इन्फिनिटिव करें वो कहलाते हैं इसके अनंतक, और उनके ऊपर हम अवशेष निकालते हैं रेसिड्यू, तो वो हमारे पास में वैल्यू चाहिए। अब यहाँ जो अनंतक है वो हमारे यदि 1 डिग्री के हैं, एक बार उसको इन्फिनिटिव बनाता है तो उसे हम साधारण या सिंपल पोल्स कहते हैं। और यदि एक से ज्यादा डिग्री के होते हैं तो हमें जिस डिग्री का होता है उस डिग्री का हम उसे अनंतक बोलते हैं। यदि 2 डिग्री का है तो द्विकोटि या द्वि अनंतक बोलेंगे उसे, का है तो तृतीय कोटि या ट्रिपल पोल्स बोल देंगे। ऐसे ही n कोटि का है तो n कोटि का उसे अनंतक कहा जाता है। तो पहले हम यहाँ z के वे मान लेंगे जिनके ऊपर इस फंक्शन का मान इन्फिनिटिव आता हो। तो यहाँ पे एक तो हमें ये दिख रहा है कि जो z माइनस ए की पावर 2 है, यहाँ यदि हम z की वैल्यू a रिप्लेस करें इस फंक्शन में तो ये इसको 0 बनाएगा। और कितनी बार 0 बनाएगा? 2 बार 0 बनाएगा अपॉन में। और यदि अपॉन में 0 है दैट मीन्स ये फंक्शन को क्या बनाएगा? इनफाइनाइट बनाएगा। तो ये कितनी बार इनफाइनाइट बनाएगा? 2 बार इनफाइनाइट बनाएगा। तो इसे बोलेंगे हम द्विकोटि का अनंतक या डबल ऑर्डर पोल्स। तो इसके जो अनंतक हैं वो कौन कौन से अनंतक होंगे? तो माना फंक्शन है हमारा वो कोट पाई जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर 2 है, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। अब हम इसके पोल्स निकाल रहे हैं, तो पोल्स यहाँ पे इनफाइनाइट, देखो एक तो इसके कारण बनेगा इनफाइनाइट और एक इस कोट के कारण बनेगा। कोट पाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं? कोस पाई जेड अपॉन में साइन पाई जेड लिख सकते हैं। और साइन पाई जेड का मान 0 बन जाए तो इसका मान इनफाइनाइट बनेगा। तो साइन पाई जेड का मान 0 कब बनेगा? हम जानते हैं कि साइन एन पाई जहां एन का मान क्या है? जहां एन का मान हमारा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस एन सोन जो भी हमारे पास में वैल्यू हो उन सभी के ऊपर इसका मान 0 होगा। और यहाँ हम n की बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, तो इसमें हम पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। तो n का जो मान है वो हमारा 0 1 2 इस टाइप की जो हमारे पास में वैल्यू है उन सब के लिए ये फंक्शन कैसा बनेगा? हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे n के मान होंगे जो इससे। अब यहाँ n का मान 0 एक बार आ रहा है तो ये 1 डिग्री का ही होगा। 1 एक बार ही आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, तो ये सारे के सारे मान एक बार इसको इनफाइनाइट बना रहे हैं, तो ये कहलाएंगे इसके साधारण अनंतक। और ये a इसको 2 बार इनफाइनाइट बना रहा है तो ये कहलाएगा इसका द्विकोटि का अनंतक। तो ये हमारा फंक्शन है। तो यहाँ एफ ऑफ जेड जेड बराबर ए पर द्विकोटि या डबल ऑर्डर का अनंतक है वह जेड बराबर एन पाई, जेड बराबर एन, यहां पाई तो इसके साथ में है तो जेड बराबर एन साधारण
साधारण अनंत तक है। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इसके अनंतक कौन कौन से हैं। तो इसके दो अनंतक है, एक तो a है और एक है हमारा n, क्योंकि n रखते ही हमें sin n पाई मिलेगा और हमें 0 मिल जाएगा, वो इसको इनफाइनाइट बनाएगा। तो ये तो है साधारण और ये है द्विकोटि का अनंतक। तो इनके हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम z बराबर a जो द्विकोटि का है उसका निकाल लेंगे और फिर हम साधारण का निकाल लेंगे, क्योंकि ये अलग टाइप का है। तो वैसे नॉर्मली हम पहले साधारण का निकालते हैं, बाद में हम किसी पर्टिकुलर कोटि का निकालते हैं, लेकिन ये जो साधारण है ये स्पेशल केस बन रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको हम बाद में करेंगे। तो पहले हम z बराबर a पर अवशेष निकाल रहे हैं। तो z बराबर a पर f ऑफ z का अवशेष, तो z बराबर a पर अवशेष किस कोटि का है? द्विकोटि का है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला 1 में जो भी जिस कोटि का है वो लिखेंगे -1 फैक्टोरियल के अंदर, d अपॉन में dz किस कोटि का है वो लिखेंगे, उसमें से एक कम करेंगे और यहाँ जिस कोटि का है उसका हम मल्टीपल करेंगे ताकि वो हमारा हट सके, और क्या लेंगे हम फंक्शन लेंगे। तो जिस भी कोटि का है उससे एक कम फैक्टोरियल लेंगे, एक कम डिफरेंशिएशन करेंगे और उस कंप्लीट वैल्यू को मल्टीपल करके उसको हटाएंगे किससे? f ऑफ z से। तो यहाँ पर हम f ऑफ z का मान रखेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल dy बाई dz z माइनस a की पावर 2, f ऑफ z का मान है हमारा कोट पाई z अपॉन में z माइनस a की पावर 2। अब z माइनस a की पावर 2 से z माइनस a की पावर 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी फैक्टोरियल 1 का मान हमारा 1 होता है, तो dy बाई dz कोट पाई z और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम z के रेस्पेक्ट में। तो कोट का हम जानते हैं, कोट का होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर पाई z और इस पाई z का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पाई हमारा मल्टीपल में आ जाएगा। ये तो है इसका प्रोसेस। अब किस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं हम? एक के ऊपर निकाल रहे हैं, तो ये लिमिट हमारी चलती रहेगी, लिमिट z टेंड्स टू a, लिमिट z टेंड्स टू a, लिमिट z टेंड्स टू a, लिमिट z टेंड्स टू a। अब जैसे हम z की जगह a रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस का पाई कोसेक स्क्वायर पाई a। तो ये तो आ गया हमारा द्विकोटि का जो अनंतक है उसके ऊपर इस फंक्शन का अवशेष। तो इस फंक्शन का अवशेष हमें क्या मिला? माइनस का पाई कोसेक स्क्वायर पाई a। अब हम साधारण जो अनंतक है हमारा z बराबर n के ऊपर वो हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम देख लें कि ये जो स्पेशल केस है ये स्पेशल केस का फॉर्मूला आखिर निकल कैसे रहा है, कैसे बनेगा। तो यदि हम माने कि यदि कोई फंक्शन इस प्रकार का है, यदि कोई फंक्शन हमारा इस प्रकार का है g ऑफ z अपॉन में साई ऑफ z, जहां क्या कंडीशंस है? जहां पर ये कंडीशन है कि g ऑफ z0 किसी पॉइंट की बात करें हम z बराबर z0 पॉइंट पे g ऑफ z0 ये हमारा 0 नहीं है, साई ऑफ z0 हमारा 0 है, लेकिन साई डैश z0 हमारा 0 नहीं है। यदि ये कंडीशंस आती हैं इस टाइप के फंक्शन में तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो देख रहे हैं हम। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? किस पॉइंट पे अवशेष निकाल रहे हैं हम? z0 के ऊपर। तो z0 किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, साधारण अनंतक निकाल रहे हैं तो एक बार इसको मल्टीपल करना पड़ेगा, लिमिट हमें अप्लाई करनी पड़ेगी किसके ऊपर? इस फंक्शन के ऊपर। तो g ऑफ z साई ऑफ z, इसे हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट z टेंड्स टू 0 g ऑफ z अपॉन में साई z माइनस साई z0 अपॉन में z माइनस z0 लिख सकते हैं। ये z माइनस z0 इसके मल्टीपल में चला जाएगा, मल्टीपल में है।
और यहाँ साई z0 हम मर्जी से ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि साई z0 का मान क्या है हमारा 0 है और 0 को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन पे। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा g ऑफ z0 और ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर डिफरेंस वैल्यू और वो पर्टिकुलर वैल्यू माइनस, जैसे लिमिट लगाएंगे तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास में इस टाइप का यदि कोई फंक्शन है तो उसका डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके अवशेष के लिए। कैसे आया है ये हमने यहाँ पे समझ लिया। उसके लिए क्या कंडीशंस कंपलसरी होनी चाहिए? पहले तो ये होनी चाहिए कि वो इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, ऊपर वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 हो लेकिन उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये तीन कंडीशंस फुलफिल करता है वो फंक्शन तो उसका हम उस पॉइंट के ऊपर जो अवशेष है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो इस फंक्शंस को हम किस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है कोट पाई जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर 2, तो इसे हम इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए पहले हमें इसे फंक्शंस को लिखना होगा। तो यहां जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ जेड, अब पहले इसे पॉइंट के ऊपर निकालेंगे किस पे, जेड बराबर एन पर अवशेष। तो जेड बराबर एन के ऊपर जो अवशेष निकालेंगे हम वो बनेगा हमारा, यहां ये जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जेड, इसे हमने लिख दिया यहां पे कोट पाई जेड। तो इसको लिख सकते हैं हम कोस पाई जेड अपॉन में साइन पाई जेड जेड माइनस ए की पावर 2 लिख सकते हैं इसे ऐसा हम। तो यहां एफ ऑफ जेड हमने मान रखा है तो जी ऑफ जेड हमने मान लिया कोट कोस पाई जेड और साई जेड है हमारा साइन पाई जेड जेड माइनस ए की पावर 2। अब यदि हम पॉइंट किस पॉइंट की बात कर रहे हैं एन पॉइंट के ऊपर, तो एन पॉइंट के ऊपर ये बनेगा कोस एन पाई और कोस एन पाई का मान होता है -1 की पावर एन, क्योंकि ओड के अंदर माइनस होता है और इवन में ये प्लस होता है। तो ये 0 नहीं है, यहाँ पे जैसे रखेंगे तो साइन एन पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई सब पे मान 0, तो ये 0 बन जाएगा। और जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का बन जाएगा कोस और कोस में वापस से -1 की पावर एन आएगा। तो डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा लेकिन फंक्शन 0 है, तो ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो इसका जो अवशेष हम निकालेंगे वो डायरेक्ट बन जाएगा हमारा, डायरेक्ट क्या होगा हमारा कोस पाई जेड अपॉन में, इसके हम मान रहे हैं तो एक को आप ले लो जी ऑफ जेड अपॉन में साई डैश जेड और जेड बराबर किस पॉइंट पर एन पॉइंट पर। तो जी ऑफ जेड है हमारा कोस पाई जेड अपॉन में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साई डैश जेड ये बनेगा हमारा, पहले जेड माइनस ए की पावर 2 का करेंगे तो 2 जेड माइनस ए साइन पाई जेड हमारा ऐसे कैसे, फिर इस साइन पाई जेड का करेंगे तो जेड माइनस ए की पावर 2 हमारा एजीटी साइन का बनेगा कोस पाई जेड और इस पाई जेड का बन जाएगा हमारा पाई। तो ये हमारे पास में इसका डेरिवेटिव आ गया 2 इंटू जेड माइनस ए साइन पाई जेड प्लस जेड माइनस ए की पावर 2 को पाई कोस पाई जेड, और किस पॉइंट के ऊपर हम फाइंड कर रहे हैं जेड बराबर एन पर। तो जैसे जेड बराबर एन रखेंगे तो ये बनेगा कोस एन पाई अपॉन में, यहां जैसे ही पाई रखेंगे एन पाई तो ये 0 बन जाएगा और यहां पे बनेगा हमारा एन माइनस ए का होल स्क्वायर पाई, और यहां पे भी बनेगा हमारा कोस एन पाई। कोस एन पाई से कोस एन पाई कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन में पाई इंटू एन माइनस ए की पावर 2। ये हमारा अवशेष आएगा किस पॉइंट के ऊपर, जेड बराबर एन के ऊपर।
तो यहाँ पे हमने स्पेशल केस जो साधारण अनंत तक के लिए हम लेते हैं वो हमने यहाँ पे सीख लिया। उसका फॉर्मूला कैसे आएगा वो हमने यहाँ पे देख लिया और उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया। तो यहाँ पे हमने द्विकोटि का भी निकाल लिया, साधारण का भी निकाल लिया। तो द्विकोटि का आया हमारा माइनस का पाई कोसेक स्क्वायर पाई है और साधारण का आ गया हमारा 1 में पाई इंटू n माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये रूसी प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है। रूसी प्रमेय क्या है? रूसी प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी कर्व C या C के अंदर कोई दो फंक्शन है हमारे, एक f ऑफ z और एक हमारा g ऑफ z, यदि दो फंक्शन किसी कर्व पर या कर्व के अंदर विश्लेषिक फलन होने चाहिए, क्या होने चाहिए? विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए। तो और एक कंडीशन इसके अंदर यदि ये हो हमारे पास कि g ऑफ z का जो मैग्नीट्यूड है वो f ऑफ z के मैग्नीट्यूड से स्लाइटली लेस देन है। ओके, g ऑफ z और f ऑफ z दो फंक्शन है जो इस कर्व और इस कर्व के अंदर विश्लेषिक फलन है और साथ में यदि ये कंडीशंस है तो इस केस में f ऑफ z और f ऑफ z प्लस g ऑफ z में शून्यों जीरोज की संख्या क्या होगी? समान होती है। तो ये रूसी प्रमेय का एक इंपॉर्टेंट हमारा स्टेटमेंट है जो हमें किसी फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स का कोई फंक्शन है हमारा उसमें हम डायरेक्टली जीरो बता सकते हैं कि इसमें इतने जीरो इस पार्टिकुलर इंटरवल के अंदर होंगे। ये अंदर वाले की बात करता है। ओके, बाकी के जो होंगे वो उसके बाहर होंगे। तो यहाँ ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सिंगल टर्म्स, हम ये जानते हैं कि यदि कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर पावर का है तो उसमें एग्जैक्ट उतने जीरो होते हैं। तो यदि z³ की बात करें तो उसमें 3 जीरो होंगे, z2 की बात करें तो उसमें 2 जीरो होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस थ्योरम का यूज करने के लिए हम सिंगल टर्म को चुनते हैं जिसके ऊपर बाकी सबके टोटल का मान हमेशा लेस देन रहे। कैसे? तो इससे रिलेटेड हमारे 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और उनको हम करेंगे। तो लास्ट तक रूसी प्रमेय से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसमें कोई भी डाउट आपके नहीं रहेगा। तो कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। तो पहले हमें इस क्वेश्चंस के अंदर हमें दिया हुआ है कि इसका हमें रूसी प्रमेय के द्वारा यह सिद्ध करना है कि समीकरण z की पावर 5 प्लस 15z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का एक मूल तो डिस्क mod z इज लेस देन 3/2 के अंदर तथा 4 मूल इसके अंदर होंगे। इसका मतलब इसमें टोटल कितने होंगे? एक तो इसमें और 4 इसमें, मतलब 5 होंगे। तो पहले हम जो भी हमें कंडीशंस दी हुई है वो पर्टिकुलर पॉइंट मानेंगे और फिर उस पॉइंट के ऊपर हमें सिंगल ऐसी टर्म्स चुननी है जिसका मान बाकी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे पहले हम 2 के लिए चुनें और उसके बाद हम 3/2 के लिए चुनेंगे। दो ही पॉइंट्स हैं, तो 3/2 और एक 2, तो 2 के लिए हमें चुनना पड़ेगा। हम चाहे पहले 3/2 को लें चाहे पहले 2 को लें, किसी को भी ले सकते हैं। तो पहले हमने mod z इक्वल्स टू 2 के लिए लिया। तो mod z इक्वल्स टू 2 के लिए हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया, माना p ऑफ z हमारा ये फंक्शन है z की पावर 5 प्लस 15z प्लस 1 बराबर 0। इसको हमने p ऑफ z मान लिया और अब z बराबर 2 के ऊपर हमें वो सिंगल टर्म देखनी है जिसका मान बाकी सबसे ज्यादा हो। तो
तो यदि यहाँ पे z की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 5 कितना होगा हमारा 32। यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर 30 हो रहा है, यहाँ पर z है ही नहीं, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 30, यहाँ पे 32। तो सबसे ज्यादा मान हमें कौन देगा, z की पावर 5। जो सबसे ज्यादा मान दे उसे आप f ऑफ z मानेंगे। जो z का सबसे ज्यादा मान दे उसे क्या मानना है हमें, f ऑफ z, और बाकी सबको आपको g ऑफ z मानना है। ओके, जो सबसे ज्यादा मान दे उसको f ऑफ z, बाकी सबको आपको मानना है g ऑफ z। अब यहाँ हमें क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से लेस देन होना चाहिए। तो मॉड f ऑफ z का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड z की पावर 5, और मॉड z का मान क्या है हमारा 2, तो 2 की पावर 5, और ये बनेगा हमारा 32। ऐसे ही हम g ऑफ z का मैग्नीट्यूड ले तो ये बनेगा 15z प्लस 1, 15z प्लस 1, और इसका जो मान होगा वो होगा हमारा 31। अब मॉड g ऑफ z ये हमारा f ऑफ z की मॉड या मैग्नीट्यूड से कैसा आ गया, स्ट्राइकली लेस देन आ गया। अतः रू से परमे से f ऑफ z व f ऑफ z प्लस g ऑफ z में शून्यों की संख्या समान होगी। शून्यों या जीरोज की संख्या क्या होगी, समान। अब यहाँ f ऑफ z सिंगल टर्म का है तो इसमें कितने जीरो हैं, 5 जीरो। कितनी पावर इसकी, 5, तो कितने जीरो हुए, 5 जीरो हुए इस f ऑफ z में। तो इस f ऑफ z प्लस g ऑफ z में भी कितने होंगे, 5, और हमें p ऑफ z क्या दिया हुआ है, ये। इसकी जगह हमने f ऑफ z लिखा, इसकी जगह हमने g ऑफ z लिखा, तो यही तो बना। इसलिए हमारे पास p ऑफ z का मान क्या आ गया, f ऑफ z प्लस g ऑफ z। तो p ऑफ z में भी हमारे कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे, जो किसमें होंगे, मॉड z के अंदर। कितने, 5। ओके, तो इस प्रकार से हम p ऑफ z हमारा है, f ऑफ z उस टर्म्स को मानना है जिसका मान सबसे ज्यादा आता है, बाकी सबको g ऑफ z, अलग अलग मोड निकालेंगे, कंडीशंस लिखेंगे, रू से परमे का यूज करेंगे। ये आ गया हमारे पास में, यहाँ इसके आगे लिख देंगे हम, यहाँ f ऑफ z या f ऑफ z 5 डिग्री का पॉलिनोमियल या बहुपद है, पॉलिनोमियल या बहुपद है। अतः f ऑफ z में मॉड z इक्वल्स टू 2 के अंदर, मॉड z इक्वल्स टू 2 के अंदर शून्यों की संख्या 5 होगी, 5 होगी। अतः ये हमने पहले लिख दिया तो p ऑफ z भी लिख सकते हैं। अतः f ऑफ z प्लस g ऑफ z, अतः f ऑफ z प्लस g ऑफ z अर्थात p ऑफ z में भी मॉड z इक्वल्स टू 2 के अंदर, मॉड z इक्वल्स टू 2 के अंदर शून्यों की संख्या 5 होगी। तो ये तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि मॉड z से कम के अंदर कितने जीरो है, टोटल 5। तो मॉड z से कम के अंदर ये भी है और ये भी है, तो 5 आ गए हमारे। अब हमें ये बताना है कि मॉड z लेस देन 3/2 के अंदर हमारे पास में, मतलब मॉड z बराबर 3/2 के अंदर हमारा केवल एक ही हो, तो एक इसमें हो जाएंगे, बाकी के 4 किसमें होंगे, बाकी के 4 इसमें होंगे, क्योंकि 2 से छोटे में 5 है। और यदि हम ये बता दें कि 3/2 से कम में 1 है
तो बाकी के 4 हमारे इसमें आ जाएंगे और हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम पॉइंट लेंगे मॉड जेड, वो लेंगे हम सेकंड जो हमें पॉइंट दिया हुआ है 3/2। तो मॉड जेड बराबर 3/2 के लिए अब ये कोई फिक्स नहीं कि यही मानना है, अब हमें वो सिंगल वैल्यू लेनी है जिसका मान बाकी सबसे ज्यादा आता हो। तो यहाँ पे 3/2 के लिए देखो, यहाँ पे z की पावर 5 करेंगे तो 3/2 के ऊपर 5 का मान क्या बनेगा हमारा 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2। तो ये बन जाएगा हमारा 9 27 81 243 और 2 4 8 16 32। ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है। और यहाँ 15 z को मल्टीपल करेगा तो 15 इंटू 3/2, तो ये बनेगा हमारे पास में 45/2 मतलब 22.5। और यहाँ पे इसमें 32 का डिवाइड करेंगे तो ये 22 से ज्यादा नहीं आएगा, उससे कम होगा। और यहाँ पर तो 1 ही है, यहाँ पर तो 1 ही, यहाँ पे 22.5, यहाँ 22.5 से कम है। तो सबसे ज्यादा मान दे कौन रहा है, ये दे रहा है। और ये मान किसका है 15z का। तो जो सबसे ज्यादा मान दे उसे क्या मानना है f ऑफ z। तो यहाँ पर f ऑफ z क्या होगा, यहाँ पर f ऑफ z होगा हमारा 15z और बाकी का मान क्या होगा हमारा g ऑफ z, तो z की पावर 5 प्लस 1। अब मॉड f ऑफ z का मान हम निकालेंगे तो 15 इंटू मॉड z बराबर 22.5 और मॉड g ऑफ z का मान हम निकालेंगे तो z की पावर 5 तो 3/2 की पावर 5 प्लस 1 और ये बनेगा हमारे पास में ये। तो यहाँ पे इसका मान भी 22 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो स्ट्राइकली लेस देन हो जाएगा हमारा f ऑफ z। ये हमें बताना है, क्या बताना है हमें g ऑफ z का मान f ऑफ z के मान से कैसा हो, स्ट्राइकली लेस देन। बाद में वही लिख देंगे, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, अतः रूसे परमे से f ऑफ z व f ऑफ z प्लस g ऑफ z में शून्यों की संख्या समान होगी। यहाँ f ऑफ z 1 डिग्री का, यहाँ f ऑफ z 1 डिग्री का बहुपद या पॉलिनोमियल है। अतः f ऑफ z में मॉड z इक्वल्स टू 3/2 के अंदर, मॉड z इक्वल्स टू 3/2 के अंदर शून्यों की संख्या 1 डिग्री का है तो 1 0 होगा, शून्यों की संख्या 1 होगी तथा शेष 1 होगी, इसी में लिखिए 1 होगी के आगे। अतः P ऑफ z में भी मॉड z इक्वल्स टू 3/2 के अंदर, मॉड z इक्वल्स टू 3/2 के अंदर शून्यों की संख्या 1 होगी। अब इसके अंदर 1 है और 2 से नीचे 5 है, तो बाकी के 4 किस में आएंगे, इसमें आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम लिखिए अतः शेष 4 जीरो या शेष 4 मूल वलय का 3/2 इज स्ट्राइकली ग्रेटर देन मॉड z इज लेस देन 2 में होंगे। ओके, तो ये हमारे पास में रूसे परमे का क्वेश्चंस था। बाकी के 2 क्वेश्चन भी हमारे रूसे परमे के होंगे, तो कैसे प्रोसेस है वो हमने इसमें सीखा। बाकी के 2 और करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हम इसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चन हमारे रूसे परमे से रिलेटेड है। ये हमारा 2021 में पूछा गया है,
समीकरण z की पावर है -4z की पावर 5 प्लस जेड स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 के वृत्त मोड z इक्वल्स टू 1 के अंदर स्थित मूलों की संख्या ज्ञात करनी है। और ये हमें 2022 में पूछा गया है। इसमें हमें प्रूव करवाया जा रहा है कि z की पावर 7 प्लस 5z³ प्लस 12 बराबर 0 के सभी मूल वृत्तों मोड z बराबर 1 एवं मोड z बराबर 2 के मध्य स्थित है। ये दोनों रूसी प्रमेय से रिलेटेड है। तो इनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हम सेम वही रखेंगे जो हमने अभी जो एग्जांपल किया है। यहाँ पे हम इनकी मैकेनिज्म समझ रहे हैं। तो पहले हम मोड z बराबर 1 का हमें दिया हुआ है, तो यहाँ p ऑफ z हमने माना p ऑफ z हमारा z की पावर है -4z की पावर 5 प्लस जेड स्क्वायर -1 बराबर 0 है। अब हमें उस सिंगल टर्म को f ऑफ z मानना है जिसका मान सबसे ज्यादा आता हो मोड z बराबर 1 के ऊपर। तो मोड z बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो z 1 की पावर 8 का मान 1 होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। हमें मान लेना है सबसे बड़ा, चाहे वो नेगेटिव में ही बड़ा क्यों ना आता हो, क्योंकि हमें मोड लेंगे तो मोड में नेगेटिव हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, मोड लेंगे तो प्लस का 4 आएगा। ये 1 और ये भी 1, तो सबसे बड़ा मान कौन दे रहा है हमें? ये दे रहा है। तो इसको मानना है f ऑफ z। तो f ऑफ z मानेंगे हम माइनस का 4z की पावर 5, बाकी बचा g ऑफ z होगा z की पावर 8 प्लस जेड स्क्वायर -1, ये बाकी का हमारा g ऑफ z। तो मोड f ऑफ z का जो मान होगा हमारा ये होगा यहाँ पे -4z की पावर 5, तो इसके ऊपर भी मोड हो गया हमारा। -4 का मोड बनेगा हमारा 4, इसका मान आ जाएगा हमारा 1, तो ये बना 4। ऐसे g ऑफ z का मान निकाले हम तो ये बनेगा z की पावर 8 प्लस जेड स्क्वायर, और यदि मोड लें तो इससे हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल मान होगा हमारा इसका मोड, क्योंकि जैसे मोड लेंगे तो प्लस बन जाएगा हमारा। तो ये बनेगा हमारे पास में 3। तो इससे g ऑफ z के मैग्नीट्यूड से भी बड़ा मान क्या है हमारा 3, और इसका मान 4, तो बड़े मान से भी बड़ा है। इसका मतलब g ऑफ z हमारा f ऑफ z से हमेशा स्ट्राइकली लेस देन हुआ। तो f ऑफ z में और इस p ऑफ z में जीरो की संख्या बराबर होगी। f ऑफ z किस डिग्री का है? 5 का, तो इसमें कितने जीरो हो गए? 5 जीरो हुए। तो p ऑफ z में भी कितने होंगे? 5 होंगे। किसके अंदर होंगे? मोड z बराबर 1 में। और यही हमने यहाँ से पूछा गया कि इसके अंदर कितने स्थित मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या या रूट्स की संख्या या जीरो की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें ये फंक्शंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने p ऑफ z मान लिया z की पावर 7 प्लस 5z³ प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है, एक तो दिया हुआ है 1 का और एक दिया हुआ है हमें 2 का। तो 1 और 2 दोनों के लिए हमें अलग अलग f ऑफ z मानना होगा। तो पहले हमने 1 के लिए मान लिया, तो मोड z इक्वल्स टू 1। अब इसमें हमें सबसे बड़ा मान देखना है, तो 1 रखने पर सबसे बड़ा मान यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 12 हो रहा है, तो सबसे बड़ा मान क्या है? 12। तो यहाँ पे हमने f ऑफ z माना 12, और बाकी बचा हमारा g ऑफ z, ये z की पावर 7 5z³। जैसे हम मैग्नीट्यूड का मान निकालेंगे तो ये बनेगा 12, और यहाँ पे मान होगा हमारा 1 की पावर 7 5 बराबर 6। इसका मान 6, इसका मान 12। तो मैक्सिमम मान किसका है? बड़ा मान किसका है? इसका। और इसकी डिग्री कितनी है? इसे हम z0 लिख सकते हैं। किस डिग्री का है? 0 डिग्री। इसका मतलब z मोड z बराबर 1 के अंदर मूलों की संख्या कितनी होगी? 0, मतलब एक भी 0 नहीं होगा। तो एक भी 0 हमारा मोड z इक्वल्स टू 1 के अंदर नहीं है। तो बाकी के सारे कहाँ होंगे? बाकी के सारे होंगे में मोड z बराबर 1 के बाहर। अब हम ये निकाल लें, यदि इसके अंदर 0 की संख्या कितनी आ जाए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 7। तो इसके अंदर यदि 7 आ जाएगी तो इसके बाहर कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, और वो सारे यदि इसके अंदर है
और इसके अंदर कोई नहीं है तो बाकी के कहाँ होंगे, इससे बाहर और इसके अंदर, इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमें कितने निकालने हैं, 7 निकालने हैं, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। अब mod z बराबर 2 के लिए f ऑफ z मैक्सिमम ही क्या चाहिए हमें, तो हमने मैक्सिमम इसको ही f ऑफ z मान दिया। बाकी बचा हमारा g ऑफ z 5z क्यूब प्लस 12, यहाँ पे मान रखें तो f ऑफ z का मैग्नीट्यूड मतलब 2 की पावर 7 और यहाँ g ऑफ z का मैग्नीट्यूड ये बनेगा 5 इंटू 2 की पावर 3 बन जाएगा हमारा 8 प्लस 12, तो 40 50 52 और यहाँ 2 की पावर 7 करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 2 4 8 16 32 64 128, तो 128 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इसका मतलब इसमें कितने जीरो, 7 जीरो, इसका मतलब p ऑफ z में कितने जीरो, 7 जीरो, किसमें, mod z बराबर 2 के अंदर, इसके अंदर 7 और mod z बराबर 1 के अंदर 0 और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 7, मतलब 7 ही है, तो 7 के साथ 2 के अंदर है और इसके अंदर एक भी नहीं है, इसका मतलब कहाँ होंगे mod z, और तो यहाँ पे mod z बराबर 1 व mod z बराबर 2 के मध्य, तो सभी के सभी जीरो हमारे mod z बराबर 1 और mod z बराबर 2 के मध्य स्थित होंगे। तो ये हमारे 2020 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं जो 2020 की सीरीज में नहीं है, वे सभी क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कवर किया है। और इसी उम्मीद के साथ कि यूरोसे परमे से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।